हेलो माय लवली निसेस एंड नेफ्यू, आई एम योर अंकल केमिस्ट्री अंकल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन हेलो एरिन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, आप वहां जा करके देख सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आउट ऑफ दिस एंड दिस विच वन इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? ठीक है ना। ये सीधा सा पूछ रहा है कि इस वाले कंपाउंड में और इस वाले कंपाउंड में SN1 रिएक्शन के लिए कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। SN1 का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन हो गया, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक हो गया और 1 का मतलब क्या हो गया, यूनिमोलिकुलर। ठीक है ना, जैसे SN1 होता है वैसे SN2 भी होता है, आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। ठीक है ना। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों कंपाउंड में SN1 रिएक्शन में कौन ज़्यादा फास्टर रिएक्ट करेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं नोमेनक्लेचर का आइडिया ब्रीफ में दे देता हूँ, ताकि आपको किसी को अगर नोमेनक्लेचर नहीं आता है तो आप ब्रीफ में समझ सकते हैं। ठीक है ना। जैसे ये आपका दे रखा है CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे मालूम है? इसको बोलेंगे प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो गया प्रोपाइल। अच्छा, इसके पहले जो प्रेफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा, N लगेगा। N का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल। ठीक है ना, जिसको नॉन ब्रांच भी बोल सकते हैं। मतलब ये वाले कंपाउंड जो सीधे होते हैं, लीनियर होते हैं, जिसमें ब्रांचें नहीं होती, उसके आगे क्या लगाते हैं, N लगाते हैं। अदरवाइज जो ब्रांच कंपाउंड होते हैं उनके आगे आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी ऐसे प्रेफिक्स लगते हैं। ठीक है ना, तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, N प्रोपाइल क्लोराइड हो गया। हालांकि इसका IUPAC में नेम अलग है। ठीक है ना, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर लूँगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है ना। अब ऐसा ही आप देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl कंप्लीट। ये कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, ये कंपाउंड का कॉमन नेम होगा एलाइल क्लोराइड। ठीक है ना, एलाइल क्लोराइड होगा। एलाइल क्लोराइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बताओ? इसमें ये ग्रुप है एलाइल ग्रुप। ठीक है ना, ये एलाइल ग्रुप होता है। इसका भी IUPAC में नेम अलग होता है, उसको डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये एलाइल क्लोराइड है, ये कॉमन नेम है इसका। अच्छा, ये कंपाउंड अगर इस टाइप का देता है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl देता है, तो इसका नेम क्या हो जाता, विनाइल क्लोराइड हो जाता। क्या हो जाता, विनाइल क्लोराइड। ठीक है ना, ये इसका नेम होता विनाइल क्लोराइड कंप्लीट। एलाइल और विनाइल में सिर्फ एक ही जगह डिफरेंस होता है कि इसमें एलाइल के अंदर ये CH2 जो ग्रुप होता है वो एक्स्ट्रा होता है। ठीक है ना, अगर CH2 ग्रुप को यहाँ से हटा दिया जाए तो एलाइल और विनाइल में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ये जो एलाइल है वही विनाइल है और जो विनाइल है वही एलाइल है। सिर्फ डिफरेंस किसका रहेगा, ये CH2 ग्रुप का रहेगा। ठीक है ना, तो इसका नेम हो गया एलाइल क्लोराइड, उसका नेम हो गया विनाइल क्लोराइड। इसका भी हमारे कोई मीन नहीं है। ठीक है ना, तो ये मैंने दोनों के कॉमन नेम बता दिए और IUPAC में आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है ना, हमारा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से हमको फाइंड आउट करना है कि ज़्यादा रिएक्टिव SN1 में कौन सा है। क्लियर है, समझ आ गया आपको? इसके लिए आपको वैसे तो अगर आप आइडिया लगाएं तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये जो एलाइल क्लोराइड है, ठीक है ना, ये SN1 रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव होगा। कंप्लीट हो गया। अब क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसके लिए आपको आना चाहिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। ठीक है ना, किसकी स्टेबिलिटी आनी चाहिए आपको, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का क्या मीन है। देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला कंपाउंड लिखेंगे। ठीक है ना, ये वाला फर्स्ट वाला कंपाउंड लिखा कंप्लीट। ये फर्स्ट वाला कंपाउंड, इसको हम SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म में लेके जाते हैं। ठीक है ना, ये हमारा SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म है। ठीक है ना, इसकी भी स्टेप 1 में लेके जाते हैं। ठीक है ना, और स्टेप 1 का नेम क्या होता है मालूम है, आयोनाइजेशन होता है। ठीक है ना, SN1 में भी 2 स्टेप चलती है। फर्स्ट स्टेप में आयोनाइजेशन होता है और सेकंड स्टेप में जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। ठीक है ना, तो इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल हमको अभी SN1 मैकेनिज्म की स्टेप 1 आयोनाइजेशन समझना है। क्लियर है? अब आयोनाइजेशन में क्या होगा, CX बॉन्ड का क्लीवेज होगा। ठीक है ना, CX का मतलब C तो ये हो गया और X ये हो गया, X का मतलब हेलोजन हो गया। तो ये हमारे पास CX बॉन्ड है, इसका क्लीवेज होगा, ये हुआ क्लीवेज
कंप्लीट हो गया। इसमें क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस क्लोरीन ने इस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, और कौन सा चार्ज जनरेट कर लेगा, माइनस। मतलब ये क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। और आपको पता ही है जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो माइनस, और सामने वाले पर कौन सा चार्ज जनरेट कर देता है, वो प्लस। तो इसमें भी ये क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के माइनस फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, और सामने वाले पर क्या चार्ज जनरेट कर देगा, प्लस। तो इस पर प्लस चार्ज जनरेट हो गया, CH3 CH2 और ये CH2 और ये प्लस जनरेट हो गया। अब ये जो बना ये एक इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वाला जो आयन है ये स्टेप 2 में जाता है, तो ये बीच में बनता है, इसलिए हम इसको इंटरमीडिएट बोल रहे हैं। और इंटरमीडिएट में भी इसका पर्टिकुलर जो नाम है वो होगा कार्बोकेटायन। ठीक है ना, कार्बोकेटायन होगा। कार्बोकेटायन क्यों बोलेंगे, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या है मालूम है, प्लस है, इसलिए हम इसको कार्बोकेटायन बोलेंगे। कार्बन के ऊपर माइनस होता तो उसको कार्ब एनायन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका भी प्रॉपर पूरा नेम अगर आप लिखेंगे तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपाइल कार्बोकेटायन, क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए इसको बोलेंगे प्रोपाइल कार्बोकेटायन। कंप्लीट। अच्छा, इसमें अगर आपको डिग्री भी पहचानना हो तो डिग्री हम कैसे पहचानेंगे कि जिस कार्बन पर प्लस लगा हुआ है, ठीक है ना, उस प्लस वाले कार्बन को देखो, देख लिया। तो ये प्लस वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट है, सिर्फ डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्ट है। ठीक है ना, इनडायरेक्टली तो 2 कार्बन से कनेक्ट है, पर डायरेक्टली ये एक ही कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए इस कार्बोकेटायन को बोलेंगे 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बोकेटायन भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको। और कोई भी कार्बोकेटायन हो, सारे कार्बोकेटायन क्या होते हैं बताओ, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है ना, अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इस कार्बोकेटायन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और ये प्लस, इसको ऐसा भी बना सकते हैं। अब इसमें प्लस वाले कार्बन को आप देखो जरा, प्लस वाले कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड का मतलब इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपको पता है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता तो ही ये स्टेबल होता। ठीक है ना, तो अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है ना, इसलिए ये अनस्टेबल है, लिख दिया अनस्टेबल। या यूँ कह सकते हैं आप ये हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज है, क्योंकि अनस्टेबल होने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज होती है, और किसी भी रिएक्शन में ये केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमेशा रिएक्टिव रहती है। समझ आ गया, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज हो गया। क्लियर है। अब यही चीज़ हम समझते हैं हमारे दूसरे वाले कंपाउंड के लिए। ठीक है ना, ये जो समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है ना। अब यही चीज़ हम दूसरे वाले कंपाउंड के लिए भी समझते हैं। ठीक है ना, तो ये देखें ज़रा, ये हमारा सेकंड वाला कंपाउंड है CH2 CH CH2 और Cl। इसको भी हम SN1 रिएक्शन की स्टेप 1 में लेके जाते हैं। ठीक है ना, जिसका नेम क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा। कंप्लीट। तो इसमें भी CX बॉन्ड का आयोनाइजेशन होगा। ठीक है ना, तो CX बॉन्ड कहाँ है, ये रहा, ये CX बॉन्ड है, इस CX बॉन्ड का आयोनाइजेशन होगा। इसमें भी ये क्लोरीन इस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, और माइनस फॉर्म में या एनायन की फॉर्म में, न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और सामने वाले पर कौन सा चार्ज जनरेट कर देगा बताओ, प्लस या पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है, CH2 CH, और ये हो गया हमारे पास CH2 प्लस, ये सामने वाले पर इसने पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दिया। तो ये भी एक इंटरमीडिएट बना। इस इंटरमीडिएट का नाम भी क्या होगा बताओ, कार्बोकेटायन होगा। कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें भी कार्बन पर प्लस है, तो ये कार्बोकेटायन हो गया। अब इसका भी पूरा नाम अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एलाइल कार्बोकेटायन। क्या लिख सकते हैं, एलाइल क्लोराइड से बनता है, तो इसका नेम हो जाएगा एलाइल कार्बोकेटायन। कंप्लीट। अच्छा, इसकी डिग्री पहचानना चाहोगे तो ये भी 1 डिग्री है, और इसको भी हम प्राइमरी कार्बोकेटायन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी प्लस जिस कार्बन पर लगा हुआ है, ठीक है ना, इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन को अगर आप देखेंगे तो ये भी डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्ट है। ठीक है ना, इसी से कनेक्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं 1 डिग्री। अगर ये वाला कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट होता तो वो 2 डिग्री, और यही वाला कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट होता तो 3 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना, तो फिलहाल ये अभी अपने पास 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और ये भी अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें भी इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। समझ आ गया। अब यहाँ तक तो हमने कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट देख लिया, लेकिन देखो अगर किसी
रिएक्शन के अंदर, ठीक है ना, किसी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर अगर अलग अलग डिग्री के कार्बोकेटाइन बनते हैं, 3 डिग्री बनता, किसी में 2 डिग्री बनता, तो हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से इसका आंसर निकाल लेते हैं। जैसे आपको पता ही है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है, ये आपको पता ही है। अगर इस वाले रिएक्शन में सपोज ये 2 डिग्री बनता और ये 1 डिग्री बनता, ठीक है ना, तो ये वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल, ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता, ठीक है ना, तो इसको बनाने वाला ये जो कंपाउंड है ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता, ठीक है ना। और ये अगर 1 डिग्री बनता तो इसको बनाने वाला ये जो कंपाउंड है वो उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाता, कम रिएक्टिव हो जाता, ठीक है ना। अगर डिग्री में डिफरेंस आता तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट से इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन फिलहाल क्या है, देखो दोनों ही केस में 1 डिग्री ही बन रहा है, ठीक है ना, दोनों ही केस में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ही बन रहा है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हमको एक दूसरे तरीके से इस पर सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो अब हम बताते हैं कि ये अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है, लेकिन इस अनस्टेबल कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने वाला एक भी माइका लाल इसमें नहीं है। माइका लाल का मतलब कोई भी फैक्टर इसमें नहीं है, कोई भी माइका लाल इसको स्टेबल नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक खास बात है, ठीक है ना, ये जो कार्बोकेटाइन भली 1 डिग्री है लेकिन इसमें एक खास बात है, ठीक है ना। अब इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने वाला एक माइका लाल इसके अंदर है, ठीक है ना, और उस माइका लाल का क्या नाम है, उसका नाम है रेजोनेंस। क्या नाम है, रेजोनेंस नाम है। अब रेजोनेंस ही डिसाइड करेगा कि इन दोनों कार्बोकेटाइन के अंदर कौन सा कार्बोकेटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। समझ आ गया आप सभी को। अब देखो रेजोनेंस, हालांकि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि रेजोनेंस कैसे इस क्वेश्चन को आंसर निकालने में हमारी हेल्प करेगा। क्लियर है। तो देखो अभी जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड बना था ये वाला, ठीक है ना, ये वाला फर्स्ट कंपाउंड जो हमने लिया था उससे जो कार्बोकेटाइन बना था वो ये है, और सेकंड वाला जो कंपाउंड दे रखा है और उससे जो कार्बोकेटाइन बना वो ये है, ठीक है ना। अब इसमें रेजोनेंस ऑपरेट हो सकता है, इसमें रेजोनेंस ऑपरेट नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब क्यों इसमें रेजोनेंस ऑपरेट हो सकता है समझो, क्योंकि इसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये मल्टीपल बॉन्ड एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन का मतलब एक को छोड़ के एक है, मतलब अल्टरनेट है, या यूँ समझो कि पॉजिटिव चार्ज और मल्टीपल बॉन्ड के पॉजिटिव चार्ज और मल्टीपल बॉन्ड ये एक दूसरे से इस सिंगल बॉन्ड से क्या मालूम है, सेपरेट है, ठीक है ना, ये सेपरेट है। ये सिंगल बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज और इस मल्टीपल बॉन्ड को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ये जो सीन बन रहा है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। और केस कभी भी अगर इस तरह का सीनेरियो बन जाता है कि मल्टीपल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ या मल्टीपल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाता है, ठीक है ना, कॉन्जुगेशन में आ जाता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली रेजोनेंस ऑपरेट होता है, ठीक है ना। तो इसमें रेजोनेंस ऑपरेट होने का सीन बन रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड है और वो प्लस चार्ज है और ये एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है, ठीक है ना, मतलब एक छोड़ के एक है, या यूँ कहें कि ये दोनों इस सिंगल बॉन्ड से क्या है मालूम है, सेपरेट है। लेकिन ऐसा सीनेरियो वहाँ ऊपर नहीं बन रहा है, ठीक है ना, ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है किसी मल्टीपल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो उस वाले केस में तो रेजोनेंस ऑपरेट हो ही नहीं सकता किसी केस में, ठीक है ना। लेकिन इस वाले केस में रेजोनेंस ऑपरेट होगा। अब कैसे ऑपरेट हो गया ये देखो, रेजोनेंस में दोनों तरफ एरो लगाते हैं, ये आपको पता ही है। अब रेजोनेंस ऑपरेट हो रहा है तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है। कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है समझना कि ये एक सपोज मल्टीपल बॉन्ड में कोई भी एक सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया, ये सपोज ऊपर वाला पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना, लेकिन पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। वीक होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। तो ये कैसे पाई बॉन्ड यहाँ अपनी जगह को छोड़ देगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा शिफ्ट, इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। कंप्लीट हो गया, तो ये यहाँ से शिफ्ट हुआ तो यहाँ क्या सीन बन जाएगा, CH2 डबल की जगह सिंगल बॉन्ड, फिर ये CH और इस सिंगल की जगह क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। ये बॉन्ड यहाँ से हट के वहाँ चला जाएगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया आपको पूरा। लेकिन कभी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चार्ज,
दोनों ही स्ट्रक्चर में क्या रहना चाहिए मालूम है, सेम रहना चाहिए। जैसे इसमें डबल बॉन्ड है तो उसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है इस स्ट्रक्चर में लेकिन उसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो कहीं न कहीं ना आपको इसमें पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा, तभी ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर करेक्ट होगी। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ लगेगा आप बताओ, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा, ठीक है ना। अब बताता हूँ, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज लग नहीं सकता क्योंकि इस कार्बन ने 2 बॉन्ड तो यहाँ बना रखे हैं, 2 बॉन्ड तो यहाँ बना रखे हैं और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं इसने, तो इसके तो 4 बॉन्ड यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहा ही नहीं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लगेगा। क्लियर है। अब सेकंड वाला कार्बन देखते हैं कि ये कार्बन ने भी 2 बॉन्ड इधर बना रखे हैं, 1 बॉन्ड इधर बना रखा है और 1 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, तो इसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये भी डेफिशिएंट नहीं है, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं लगेगा। अब आ जाता है इस पे, तो इस कार्बन ने इधर एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है और इधर 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड का मतलब कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इसकी डेफिशिएंसी को बताने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। तो अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या हो गई, करेक्ट हो गई। समझ आ गया। तो इस वाले कंपाउंड में 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी, एक तो ये और एक ये। अब इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देख के आपको लग रहा है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज एक बार यहाँ, दूसरी बार वहाँ, फिर वहाँ, फिर वहाँ, इस तरह के सीन को हम बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन। ठीक है ना, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पर घूमना, उसको हम क्या बोलते हैं, डीलोकेलाइजेशन बोलते हैं। और रेजोनेंस के रूल के अकॉर्डिंग किसी भी चार्ज का जितना ज़्यादा डीलोकेलाइजेशन होगा, मतलब कोई चार्ज जितना ज़्यादा घूमेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है ना, ये रेजोनेंस का रूल है। तो इसमें देखो, इस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जंप करके यहाँ आ गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज का क्या हुआ, डीलोकेलाइजेशन हुआ। इसी डीलोकेलाइजेशन की वजह से ये जो कार्बोकैटायन आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये एलाइल कार्बोकैटायन जो आप देख रहे हैं, ये क्या हो जाता है मालूम है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है ना, ये एलाइल कार्बोकैटायन जो आप देख रहे हैं वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन इस तरह का सीन कहाँ नहीं बनता, ऊपर वाले कंपाउंड में नहीं बनता। ठीक है, समझ आ गया पूरा आपको। तो अब इसके आंसर को अगर हमको लिखना पड़े एग्जाम में, ठीक है ना, तो हम एक लाइन में कैसे शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं, समझो। ठीक है ना, बताता हूँ इसका प्रॉपर आंसरिंग क्या हो सकती है। ठीक है ना, इसका आंसर लिखने के लिए हम कह सकते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl will react faster in SN1 रिएक्शन बिकॉज, यहाँ से आंसर स्टार्ट होगा, बिकॉज कार्बोकैटायन फॉर्म गेट्स स्टेबिलाइज्ड। समझ आ गया आपको, मतलब कार्बोकैटायन, एलाइल क्लोराइड जो कार्बोकैटायन बनाएगा वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला जो कंपाउंड, फर्स्ट वाला कंपाउंड जो कार्बोकैटायन बनाएगा वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड नहीं हो पाएगा, तो ये स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। तो इसको बनाने वाला जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा बताओ, मोर रिएक्टिव होगा। इसलिए ये वाला कंपाउंड SN1 रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव होगा और ये वाला कंपाउंड SN1 रिएक्शन में कम रिएक्टिव होगा। समझ आ गया आप सभी लोगों को। ठीक है, थैंक यू।